हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीटेड ट्यूब। मेरा नाम शिवानी मौर्य है और आज इस वीडियो के माध्यम से हम ईवीएस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आप देख रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 36 से यहाँ पे ये क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। ईवीएस के ये क्विज आपको हमारे फेसबुक पेज सीटेड ट्यूब से आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन इससे पहले मैंने 2 वीडियो अपलोड किए हुए हैं जहाँ पर 35 तक मैंने क्वेश्चन को कवर किया है। उस वीडियो की लिंक आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। मधुबनी चित्रकला के बारे में सही कथन चुनिए। ऑप्शन ए, इन चित्रों को बनाने में नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन बी, इन चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पंछी, मछलियाँ आदि दिखाए जाते हैं। ऑप्शन सी, यह लोक चित्रकला बहुत पुरानी है और इसका नाम मधुबनी नामक स्थान पर पड़ा। ऑप्शन डी, मधुबनी राजस्थान का अति प्रसिद्ध जिला है। तो अब हम इसके ऑप्शन में पहले देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है और कौन सा गलत है। तो ऑप्शन ए जो कह रहा है नील हल्दी के फूल और पेड़ के रंग का इस्तेमाल, तो हाँ, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। और ऑप्शन बी, इसमें जो बताया गया है कि इन सभी के चित्र दिखाए जाते हैं, तो ये ऑप्शन भी सही है। ऑप्शन सी, चित्रकला बहुत पुरानी है और इसके नाम से, तो ये ऑप्शन भी सही है, ऑप्शन सी। लेकिन ऑप्शन डी में जो इन्होंने बात कही है कि राजस्थान का अति प्रसिद्ध जिला है, तो ये बिहार का प्रसिद्ध जिला है, इसलिए ऑप्शन डी गलत है। अब हम इसके कूट को देख लें तो किस ऑप्शन में ए बी सी हमें मिलेगा, तो वो है ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। मधुबनी चित्रकला का मैंने एक क्लिप आपको इस वीडियो के थंबनेल में लगाया हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृक्ष की आयु ज्ञात करने की सबसे अच्छी विधि है। ऑप्शन फर्स्ट, शाखाओं की संख्या ज्ञात करना। ऑप्शन 2, वार्षिक वलयों की संख्या ज्ञात करना। ऑप्शन 3, वृक्ष पर उपस्थित पत्तियों की संख्या गिनना। ऑप्शन 4, वृक्ष का व्यास या ऊंचाई ज्ञात करना। हम वृक्ष की आयु को वार्षिक वलयों की संख्या से ज्ञात कर सकते हैं, तो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर है। साल, सागौन तथा शीशम किस बायोम के वृक्ष हैं। ऑप्शन फर्स्ट, मानसूनी बायोम। ऑप्शन 2, रूपसागरी बायोम। ऑप्शन 3, विषुवत रेखी बायोम। ऑप्शन 4, मानसूनी सदाबहारी। तो साल, सागौन और शीशम जो है वो मानसूनी बायोम के वृक्ष हैं। ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में समृद्ध वनस्पति जात और प्राणी जात के बारे में पढ़ाने के बाद विद्यालय द्वारा प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ले जाया जाता है। यह डैश में विद्यार्थियों की सहायता करेगा। पढ़ाने के बाद उन्हें रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ले जाया जाता है। क्यों ले जाया जाता है, देखते हैं ऑप्शन को। ऑप्शन ए, कक्षीय अधिगम को वास्तविक जीवन स्थितियों के साथ जोड़ना है। ऑप्शन बी, पर्यावरण संरक्षण के लिए कौशलों के विकास के लिए। ऑप्शन सी, बाहरी भ्रमण में दोस्तों के साथ मजे लेने के लिए। ऑप्शन डी, प्रकृति के प्रति सम्मान विकसित करने के लिए। तो एनसीएफ ने जो बात कही है कि क्लास में जो कुछ सिखाया जाए उसको वास्तविक जीवन से जोड़ के सिखाया जाए, तो इस तरीके से जो शिक्षक हैं इसके लिए इन्होंने कक्षीय अधिगम को वास्तविक जीवन की स्थितियों के साथ जोड़ने के लिए ये प्रक्रिया अपनाई है। तो ऑप्शन ए जो है ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शालिनी ने कक्षा 4 के विद्यार्थियों को विज्ञान केंद्र दिखाने के लिए शैक्षणिक भ्रमण की योजना बनाई। नीचे दिया गया कौन सा सामान्य निर्देश इस भ्रमण के लिए अप्रासंगिक है। चलिए ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए, प्रदर्शन के समय अपनी शंकाओं के विषय में प्रश्न पूछना। ऑप्शन बी, अपना दिन भर का पूरा बस्ता लेकर आना। ऑप्शन सी, बिना मुझे सूचित किए कहीं ना जाना। ऑप्शन डी, अपने साथ पेन और नोटपैड लेकर जाना। तो इसमें प्रासंगिक ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन ए और सी और ऑप्शन डी। ये प्रासंगिक है क्योंकि इनको विज्ञान केंद्र जाना है तो ये सारी चीज़ें लेके जानी है। लेकिन जो ऑप्शन बी में बताया गया है अपना दिन भर का पूरा बस्ता लेके जाना, तो वहाँ पे हमें दिन भर का पूरा बस्ता लेकर नहीं जाना है। हम भ्रमण पर जा रहे हैं, शैक्षणिक भ्रमण के लिए जा रहे हैं, तो टीचर इंस्ट्रक्शन देगा कि हमें क्या लेके जाना है क्या नहीं लेके जाना है।
तो वो पेन, नोटपैड वगैरह ये सब जो लेके जाना है वो टीचर इंस्ट्रक्शन देता है, और टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम वहाँ पर हैं तो स्टूडेंट हमारी जिम्मेदारी हैं। तो अगर कोई स्टूडेंट कहीं जाना चाहता है तो बिना टीचर की परमिशन के नहीं जा सकता। तो सी और डी ऑप्शन इसलिए सही हैं जो कि प्रासंगिक हैं, और ऑप्शन ए जो है वो भी प्रासंगिक है कि आप जिस पर्पज से जा रहे हो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आप वहाँ पे पूछ सकते हैं टीचर से, अपने पीयर ग्रुप में, अपने साथ के जो पीयर हैं उनसे आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षिका तनावग्रस्त बच्चे की पहचान कर सकती है जब बच्चा निम्नलिखित व्यवहार प्रदर्शित करता है। ऑप्शन ए, पढ़ाई में पूर्ण एकाग्रता। ऑप्शन बी, बहुत बात करना। ऑप्शन सी, हाइपर एक्टिविटी यानी कि अति सक्रियता। ऑप्शन डी, आक्रामक व्यवहार। तो तनावग्रस्त बच्चे जो हैं वो आक्रामक व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, जिससे कोई शिक्षक या शिक्षिका उनको अच्छे से पहचान सकती है उनके व्यवहार को देख के। इसलिए ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। किस मिट्टी में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती? ऑप्शन ए, काली मिट्टी। ऑप्शन बी, लाल मिट्टी। ऑप्शन सी, जलोढ़ मिट्टी। ऑप्शन डी, लैटराइट मिट्टी। तो काली मिट्टी को कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं उनका उस जंगल भूमि पर और उसमें उत्पन्न होने वाली वस्तुओं पर अधिकार है। यह जनादेश किसके द्वारा दिया गया? ऑप्शन देखते हैं हम लोग। ऑप्शन ए, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894। ऑप्शन बी, संविधान अनुसूचित जाति आदेश संशोधन विधेयक 2012 के तहत। ऑप्शन सी, भारतीय जंगल अधिनियम 1927 के तहत। या ऑप्शन डी, जंगल अधिकार अधिनियम 2007। तो ये जो उन्हें जनादेश जिसके द्वारा दिया गया है, तो ऑप्शन डी के तहत दिया गया है, जंगल अधिकार अधिनियम 2007 के तहत उनको ये अधिकार मिला हुआ है कि जो लोग वहाँ पर 25 साल से रह रहे हैं उनका उस भूमि पर और वहाँ जो उत्पन्न हो रहा है उन पर उनका अधिकार है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए, केचुआ त्वचा। ऑप्शन बी, पसीना त्वचा। ऑप्शन सी, मच्छर कान। ऑप्शन डी, सांप कंपन। तो जो सांप है वो कंपन के माध्यम से वो प्रतिक्रिया प्रदर्शित करता है, और जो मच्छर का कान से संबंध बताया गया तो नहीं, मच्छर जो है वो मनुष्य के तलवों की गंध की वजह से पहचानता है कि कहाँ पर मनुष्य है कहाँ पर नहीं है। तो जब उनकी तलवों की गंध वो समझता है तब वो वहाँ पर उपस्थित हो जाता है इंसान के आसपास। जो पसीना है वो त्वचा से संबंधित है, और जो केचुए की जो केचुआ है उसमें जो ऑक्सीजन वगैरह होता है वो सब त्वचा से होता है उसके। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वथन और वाष्पीकरण में अंतर है। क्या अंतर है? ऑप्शन देखते हैं। क्वथन में द्रव से वाष्प में परिवर्तन देखा जा सकता है, जबकि वाष्पीकरण में नहीं देखा जा सकता। ऑप्शन बी, क्वथन से जल की अवस्था बदल जाती है जबकि वाष्पीकरण में नहीं। ऑप्शन सी, किसी भी तापमान वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है जबकि क्वथन नहीं। ऑप्शन डी, क्वथन से द्रव का आयतन कम हो जाता है जबकि वाष्पीकरण में नहीं। तो हम ऑप्शन सी को अगर देखें तो वाष्पीकरण तो किसी भी तापमान पे हो जाएगा लेकिन क्वथन नहीं होगा, क्योंकि क्वथन के लिए एक फिक्स टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। एक विज्ञान शिक्षिका श्वसन प्रकरण पढ़ाने के बाद परीक्षा का आयोजन करती हैं और यह देखती हैं कि अधिकांश विद्यार्थी श्वसन और सांस लेने के बीच अंतर को नहीं समझते। यह किसके कारण हो सकता है? चलिए ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए, वह उनकी कक्षा अध्यापिका नहीं है। ऑप्शन बी, विद्यार्थी प्रश्न को सही तरीके से नहीं समझ सके। ऑप्शन सी, शिक्षिका की कक्षा में प्रायः बहुत अनुशासनहीनता रहती है। ऑप्शन डी, वह कक्षा में प्रभावी तरीके से संबंधित संकल्पना को व्याख्यायित नहीं कर सकी। तो शिक्षिका ने उनको सही से अंतर या फिर उनको इस चीज़ को समझाया नहीं है अच्छे से कि श्वसन और सांस लेने में क्या अंतर है। इस चीज़ को उन्होंने सही से समझाया नहीं है, तो जिसकी वजह से बच्चे अंतर नहीं समझ पा रहे हैं कि श्वसन क्या है और सांस क्या है, वो उस चीज़ को अच्छे से नहीं समझ पाए।
इसलिए ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। समुद्र के जल से शुद्ध जल प्राप्त करने के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए द्रव शोधन, ऑप्शन बी वाष्पीकरण, ऑप्शन सी द्रवीकरण, ऑप्शन डी अपकेंद्रण। तो द्रव शोधन जो विधि का प्रयोग किया जाता है उससे समुद्र के जल को शुद्ध जल प्राप्त किया जाता है इस विधि के द्वारा। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व जल दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए 22 मार्च, ऑप्शन बी 21 सितंबर, ऑप्शन सी 13 जनवरी, ऑप्शन डी 5 जून। तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। प्राथमिक स्तर पर मानचित्रांकन सिखाने से शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से किस कौशल को बढ़ावा मिलता है? ऑप्शन ए साफ सुथरा रेखांकन, ऑप्शन बी गणनाएं और अनुमान, ऑप्शन सी माप के अनुसार चित्रण करना, ऑप्शन डी सापेक्ष स्थिति और दिशाबोध की जानकारी। तो हमें ये ध्यान रखना है, प्रश्न में दिया है प्राथमिक स्तर, तो हमें प्राथमिक स्तर के जो लर्नर हैं वहाँ पे प्राइमरी लेवल में उनको हमें सबसे पहले यही समझाना है और सिखाना है। बेसिक यही पर्पज़ है कि सापेक्ष स्थिति और दिशाबोध की जानकारी। इसलिए ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। जंतुओं का मुख्य उत्सर्जन अंग है। ऑप्शन ए वृक्क, ऑप्शन बी आंतें, ऑप्शन सी त्वचा एंड ऑप्शन डी फेफड़े। तो जंतुओं का जो मुख्य उत्सर्जन अंग है वो है वृक्क। ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निर्देशन किए जा सकते हैं, करने और उन्हें देखते हैं क्यों। ऑप्शन ए कक्षा में अनुशासन को सुनिश्चित करने हेतु बच्चों को नियंत्रित करने के लिए, ऑप्शन बी बच्चों को स्वयं सीखने योग्य बनाने और अवलोकन कौशल को पैना करने के लिए, ऑप्शन सी उच्च कक्षाओं में क्या किया जाता है उसका अनुकरण करने के लिए, ऑप्शन डी बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर आधारित विचारों पर चर्चा करने, अवलोकन कौशल दर्ज करने और उनका विश्लेषण करने के लिए। तो हमें यहाँ ऑप्शन बी में जो दिया गया है कि बच्चों को स्वयं सीखने और योग्य बनाने के अवलोकन का कौशल को पैना करने के लिए, इसलिए वहाँ पर सरल प्रयोग दिखाए जाते हैं और सिखाए जाते हैं बच्चों को, इसलिए ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से एक पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु यानी कि थीम है। एनसीएफ ने पर्यावरण की थीम को 6 भाग में डिवाइड किया है। जो क्लास 3rd से 5th में एनसीईआरटी की जो ईवीएस की बुक चलती हैं तो वहाँ पर इस तरीके से प्लान की गई हैं, उसको 6 थीम में डिवाइड किया है एनसीएफ ने। तो देखते हैं ऑप्शन में कौन सी थीम है। ऊर्जा, ऑप्शन बी भोजन, ऑप्शन सी सौरमंडल, ऑप्शन डी मौसम। तो ऑप्शन बी में जो फूड दिया हुआ है ये इसका राइट आंसर है। तो ऑप्शन बी हमें ध्यान रखना है। जनजातियों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो देश में हमारे बहुत सारी जनजातियां पाई जाती हैं, देखते हैं ऑप्शन को। ऑप्शन ए वनवासी, ऑप्शन बी गिरिजन, ऑप्शन सी अटाविक एंड ऑप्शन डी सभी। तो जनजातियों को हम इन तीनों नाम से जानते हैं, ऑप्शन ए, बी और सी, इन सभी के नाम से हम जानते हैं जनजातियों को। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पश्मीना शाल लगभग 6 स्वेटरों के बराबर गर्म होती हैं, उसको बुनने में लगभग 250 घंटे लगते हैं। पश्मीना शाल मुख्य रूप से कहाँ के लोग बुनते हैं? तो विशेषताएं बताई गई हैं पहले, तो फिर उसका समय बताया गया है। अब हमें ये बताना है किस राज्य के लोग या कहाँ के लोग उसको बुनते हैं। तो ऑप्शन ए देखते हैं सिक्किम, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी लद्दाख। तो पश्मीना शाल मुख्यतः लद्दाख के लोग बुनते हैं, तो इसका ये करेक्ट आंसर है। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें और इस वीडियो से रिलेटेड इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा
और इससे पहले जो मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड किया है वो आप डिस्क्रिप्शन लिंक से डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं उसको, और वहाँ से आप उसको समझें और देखिए। थैंक यू।